तो देखिए अब वो पार्ट शुरू कर रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा। सीए साहब, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? तो देखिए हमारी जिंदगी में एक पार्ट है जिसको हम प्रियहित लाभ बोल रहे हैं। अब वर्ड टू वर्ड साथ साथ चलते जाएं तो कुछ काम की चीज पकड़ में आ जाएगी। नमस्कार पीछे वालों, व्हाइट टी शर्ट। एक हमारी जिंदगी में वो चीज है प्रियहित लाभ। प्रियहित लाभ कैसे है? कोई चीज हमको इंद्रियों से अच्छी लगती है, कोई चीज हमको शरीर के स्वास्थ्य के लिए अच्छी लगती है, कोई चीज हमको पैसा आ जाए, धन आ जाए, धन की दृष्टि से हम किन्हीं चीजों को देखते हैं। ये हमारी जिंदगी में वो पार्ट है जो जिंदा रहने के अर्थ में है। देखो जिंदा रहने के अर्थ में जो सारा खेल है वो इतना ही है कि आखिर पैसा भी क्यों चाहते हैं? सम्मान के लिए। सम्मान का आगे भी क्या करेंगे? अंततः इंद्रिय भोग में जाएंगे। तो जिंदा रहने में सारे सुख का केंद्र इंद्रिय भोग है। उसमें सामान से सम्मान भी फाइनली इंद्रिय भोग की तरफ ही जाएगा। तो एक बात ये समझ में आई कि शरीर के तल पर जीते हुए चाहे हम प्रिय दृष्टि की बात करें वो भी प्रिय है, हित दृष्टि की बात करें तो शरीर को भी क्यों स्वस्थ रखना है? क्योंकि वो भोग के लिए उचित बना रहे। पैसा भी क्यों कमाना है? क्योंकि वो भोग के लिए सामान इकट्ठा हो जाए। तो एक तो ये समझ में आया कि प्रिय हित लाभ में जीते हुए हित और लाभ दृष्टि भी शरीर के लिए समर्पित रहती है, भोग के लिए समर्पित रहती है। अब आगे चले तो हमारी अपेक्षाएं हैं कि हम मानव के साथ में संबंध में तृप्ति पा सकें। ये अपेक्षा तो है। हमारी ये भी तृप्ति है धर्म कि मैं हमेशा खुश रहूं, है ना। और सत्य का मतलब है, सत्य क्या चीज है? मूल ऊर्जा। मूल ऊर्जा क्या चीज है? चारों अवस्थाओं से आर पार है। तो चारों अवस्थाओं के होने का स्वरूप सहअस्तित्व है। तो सहअस्तित्व पूर्वक चारों अवस्थाएं हैं, सहअस्तित्व पूर्वक चारों अवस्थाएं हैं। और यदि मैं कहता हूं कि मुझको सत्य समझ में आ गया, इसका मतलब है चारों अवस्थाओं के साथ जीना मुझको समझ में आ गया। तो चारों अवस्थाओं में संतुलन के रूप में। तो मानव की न्याय की अपेक्षा है कि मानव का मानव के साथ, मानव का प्रकृति के साथ जीने में तृप्ति हो जाए। मानव का मानव के साथ जीने की तृप्ति न्याय के रूप में है। प्रकृति के साथ जीने की तृप्ति परिवार में समृद्धि और प्रकृति के संतुलन के स्वरूप में है। धर्म, मानव धर्म की बात करेंगे तो मैं हमेशा खुश रहूं, ऐसी मेरी चाहना है। और सत्य का मतलब है मैं सत्य पूर्वक जीऊं, मैं सत्य को समझकर जीऊं, तो चारों अवस्थाओं में संतुलन के साथ में जीऊं, ऐसा मेरा चाहना है। तो ये कब आएगा? तो मूल में बात समझ में आया कि जिसको हम चार अवस्थाएं बोल रहे हैं वो सहअस्तित्व पूर्वक प्रकटन है। चार सूत्र में लिख दूं क्या? तो ये चार बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। क्या? अस्तित्व, अस्तित्व सहअस्तित्व है, सहअस्तित्व नित्य वर्तमान है, सहअस्तित्व नित्य वर्तमान है, सहअस्तित्व नित्य प्रभावी है, सहअस्तित्व नित्य प्रगटनशील है, चार अवस्थाओं के, चार अवस्थाओं के स्वरूप में प्रकट है। मानव के अलावा सभी इकाइयों में आचरण की निश्चितता है
और मानव में निश्चित आचरण की प्यास है, समझपूर्वक निश्चित आचरण को जीता है। कुल कहानी इसकी है। थोड़ा सा मैंने साफ नहीं लिखा है, आ जाएगा, मैं पढ़ देता हूं। अस्तित्व सहअस्तित्व है, सहअस्तित्व नित्य वर्तमान है, सहअस्तित्व नित्य प्रभावी है, सहअस्तित्व नित्य प्रकटनशील है, चार अवस्थाओं के स्वरूप में प्रकट है। मानव के अलावा सभी इकाइयां आचरण की निश्चितता के साथ हैं। मानव में निश्चित आचरण की प्यास है और समझपूर्वक मानव निश्चित आचरण को जीता है। टोटल कहानी इतनी है। क्या मतलब? अस्तित्व सहअस्तित्व है, मतलब को एग्जिस्टेंस है, मतलब मूल ऊर्जा में ऊर्जित प्रकृति है। ये पूरी सृष्टि मूल ऊर्जा में ऊर्जित प्रकृति के स्वरूप में है। सहअस्तित्व नित्य प्रभावी है, नित्य वर्तमान है। इसका मतलब है का मतलब है, इसमें गा गेगी था थे थी नहीं होता है, तो कुल मिला के हमेशा है। सहअस्तित्व नित्य वर्तमान है, सहअस्तित्व नित्य प्रभावी है, हमेशा है। और प्रभावी है का मतलब सभी इकाइयां हमेशा हमेशा के लिए मूल ऊर्जा में ऊर्जित हैं, अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित हैं, अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित हैं। तो चार अवस्थाओं के रूप में प्रकट हैं, है ना। पदार्थ अवस्था उसको पाकर क्रियाशीलता के रूप में व्यक्त होता है, स्पंदनशीलता के रूप में व्यक्त होता है। ये सारी बातें हमने की। मानव के अलावा सभी इकाइयों के आचरण की निश्चितता है ना। यही इकाइयों की पूर्णता है। सभी इकाइयां पूर्णता में ऊर्जित हैं, इसलिए पूर्णता को आचरण के रूप में व्यक्त करती हैं। मानव भी उसी पूर्णता में ऊर्जित है, इसलिए मानव में निश्चित आचरण की प्यास है। तो मानव में निश्चित आचरण की प्यास है, मानव में पूर्णता की प्यास है, मानव अधूरेपन से मुक्ति पाना चाहता है। उसका इतना ही मतलब है, क्योंकि वो पूर्ण में ऊर्जित है, पूर्ण में गर्वित है, इसलिए उससे कम में तृप्ति नहीं पाएगा। बढ़िया। तो इसका मतलब यह हुआ कि मानव के रूप में मेरा होना सहअस्तित्व पूर्वक है। अब ध्यान से पकड़ते जाएं। मानव रूप में मेरा होना सहअस्तित्व पूर्वक है, मैं मूल ऊर्जा में ऊर्जित हूं। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम इतना ही है कि मैं अपने होने को नहीं पहचानता हूं, स्वयं को शरीर मानता हूं, मैं शरीर से सुखी होने की कोशिश करता हूं। ये ठीक हो गया? शरीर से सुखी होने की कोशिश करता हूं तो क्षणिक ही मिलेगा, ये प्रॉब्लम है। मैं चाहता निरंतर हूं। दूसरी तरफ शरीर भी सहअस्तित्व पूर्वक है। शरीर कैसे बना? मूल ऊर्जा को पाकर प्राण संसार स्पंदनशीलता के रूप में व्यक्त होता है। तो इस तरह से पूरा शरीर भी, जीवन और शरीर का साथ होना भी सहअस्तित्व पूर्वक है, क्योंकि जीवन प्रमाणित होना चाहता है, जीवन हमेशा खुश रहना चाहता है। हमेशा खुश रहने के लिए वो समाधानित होना चाहता है। समाधानित होने के लिए शरीर एकमात्र साधन है। इसलिए मैं हूं और मुझ में आपस में मानव मानव के साथ तृप्ति पूर्वक जीऊं, ये प्यास है। ये प्यास कहां से आ रही है? मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के कारण। तो मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के कारण मानव लक्ष्य के अर्थ में उपयोगिता, मैं समझूं कि ना समझूं, मेरा लक्ष्य क्या है? मानव लक्ष्य। सभी का लक्ष्य क्या है? मानव लक्ष्य। और प्यास क्या है? मानव लक्ष्य को साकार करने की। मानव लक्ष्य के अर्थ में परस्पर तृप्ति पूर्वक जी सकें, ये प्यास मानव में बाई नेचर है। हमको मानव लक्ष्य समझ में नहीं आया, इसलिए हमको उपयोगिता पूरकता समझ में नहीं आई, इसलिए मेरे सुखी होने के लिए मेरे को ज्यादा पैसा मिल जाए, मेरे को ज्यादा भोग मिल जाए, मेरे मन के अनुसार गाड़ी चल जाए, ये गाड़ी कहीं और चली गई। अब अपने को समझ में आ गया कि हाँ, ये न्याय धर्म सत्य नाम की चीज होती है।
तो कितने लोग हाथ उठा के ये बोल सकते हैं कि मेरे को न्याय धर्म सत्य समझ में आया? आया, माइक से नहीं बुलवाऊंगा। आया। कितने लोग बोलेंगे कि बिल्कुल नहीं आया? हाथ उठाइए। बिल्कुल नहीं आया। संकोच ना करें, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। नहीं आया तो नहीं आया। कितने लोगों को लगता है कि आधा आधा आया? आधा आधा आया। तो परिचय शिविर 5 बार। इसमें कुछ गलत नहीं है। देखो, ये ऐसी भाषा है जिसको सुन के बोला नहीं जा सकता। ये बात ध्यान में आई? मैं जब भी कुछ बोलता हूं तो मैं उसके बाद बोलता हूं आप बोलो, तो आप नहीं बोलते हो, क्योंकि ये ऐसी भाषा नहीं है जिसको सुन के बोला जा सकता है। ये अंदर में क्लिक होगा तो ही बोला जा सकता है। आप रिलेट कर पाएंगे तो ही बोल पाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट की भाषा है। अभी तक ये माना गया कि सत्य निर्वचनीय है और अव्यक्त है, गूंगे का गुड़ है। कितने लोगों ने सुना? सत्य गूंगे का गुड़ है। यहां यह कहा जा रहा है कि सत्य को बोला जा सकता है, सत्य को लॉजिकली बात किया जा सकता है, इसलिए जिंदगी को क्लासरूम में लाया जा सकता है। ये एक नई घटना घटी है इस अनुसंधान के माध्यम से। तो इसलिए न्याय धर्म सत्य का मतलब है, न्याय धर्म सत्य का मतलब है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, स्वयं को शरीर मानते हुए हम सबकी अपेक्षाएं एक दूसरे के अनुसार रहेंगी कि एक दूसरे से अलग अलग होंगी? अलग अलग होंगी। मानव लक्ष्य को स्वीकार करके हम सबकी अपेक्षाएं एक दूसरे के सपोर्ट में होंगी कि एक दूसरे के विरोध में होंगी? बस इतना ही काम। एक बात पकड़ में आ गया है ना? जब मानव धर्म की बात करते हैं तो बेसिकली मैं सुख की निरंतरता को पाना चाहता हूं। अस्तित्व नियम पूर्ण है, मुझ में समझने की असीम ताकत है, समझ पूर्वक सुखी हो सकता हूं कि नहीं? बस यही मानव धर्म है। और सभी चारों अवस्थाएं आपस में उपयोगिता पूरकता के साथ हैं, और मैं सत्य को समझता हूं इसलिए उपयोगिता पूरकता को समझ सकता हूं, इसलिए चारों अवस्थाओं के साथ तालमेल पूर्वक जी सकता हूं। यही मेरे सत्य को समझने का प्रमाण है। मैं न्याय को समझता हूं, मतलब मैं मानव धर्म को पहचानता हूं, इसलिए एक दूसरे के साथ हम जी सकते हैं। मैं मानव धर्म को समझता हूं, मतलब मैं अस्तित्व के नियम को समझता हूं, मैं सुखी हो सकता हूं। मैं सत्य को समझता हूं, चारों अवस्थाओं के साथ संतुलन पूर्वक जी सकता हूं। अब कितने लोगों तक बात पहुंची? कुछ थोड़ी संख्या बढ़ी, कोई बात नहीं। परिचय शिविर 5 बार। देखो, समझ में आ जाए तो एक बार ही काफी है, नहीं आए तो 10 भी कम है। तो जब तक नहीं आए तब तक देखो, सुनो, बात करो, अपनी बात को बोल के देखो। इसमें बोल के देखना बहुत जरूरी है, इसलिए गोष्ठियां बहुत जरूरी हैं, इसलिए वीकली गोष्ठियां बहुत जरूरी है। सुनो, बोल के देखो, सुनो, लिख के देखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम यहां पहुंच गए कि अभी तक हमारा सॉफ्टवेयर कहां से आ रहा था? अभी तक हमारी इच्छाएं कहां से आ रही थी? सामान से सम्मान की तलाश, सुविधा से सुख की तलाश, है ना? अब आप देखेंगे, जैसे कितने लोग ये कह सकते हैं कि पिछले 6 दिन की यात्रा में हमारी इच्छाएं बदल गई हैं? देखिए कितने सारे हाथ उठे। क्या इच्छाएं बदल गई? क्या नई इच्छाओं ने जन्म लिया है? लिख डालिए। किन नई इच्छाओं ने आपके भीतर जन्म लिया है इन 6 दिनों में? उसको अपनी कॉपी में 1 2 3 4 5 लिख डालिए।
हाँ जी, कोई बोलेगा पहले इच्छा क्या थी अब इच्छा क्या है? कॉन्ट्रास्ट देखें कैसा है। पहले इच्छा क्या थी अब इच्छा क्या है? दोनों को आमने सामने बोलिए, एक दो लोग बस। कौन बोलेगा? हाँ जी, आगे माइक दीजिए, आगे एक माइक। पहले जो इच्छा थी वो समाज में कुछ बदलाव लाने की ज़्यादा मन में थी। अभी जो 5 दिन में सुनने के बाद लग रहा है कि खुद को गहराई में समझने की जो इच्छा है वो ज़्यादा प्रबल हो गई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये सही स्टेप्स हैं। खुद में एक बदलाव की स्थिरता आएगी तो बदलाव की स्थिरता फिर समाज में जाएगी ही। और दूसरी जो इच्छा है, जो काम अभी हम कर रहे हैं तो वो काम मानव लक्ष्य की तरफ कैसे जाए, हाँ, उसे समझ के वो करने की विशेष इच्छा रूप है। से मेरे को लगता है, देखो इस देश में जब भी कोई व्यक्ति जॉब से उबता है, बिजनेस से उबता है, वो एनजीओ वर्ल्ड में जाता है। बड़ी संभावना ऐसी होती है। और एनजीओ वर्ल्ड में जाके वो एक दूसरी नौकरी कर लेता है। ये दुर्घटना है। अच्छे लोग एनजीओ सेक्टर में जाके दफन ना हो, वो जिंदगी पा सकें और जिंदगी दे सकें। इसलिए मैं चूंकि खुद एनजीओ वर्ल्ड में रहा हूँ और ये सुखद संयोग था कि मेरा संस्कार था कि मैं पैसे से, पद से, संस्थाओं से प्रभावित नहीं हुआ, तो मैं बहुत जल्दी निकल के बाहर आ गया और मेरे को समझ में आ गया रास्ता भी नहीं जाता है। तो मेरी ऐसी बहुत दिली इच्छा रहती है कि एनजीओ वर्ल्ड से जुड़े लोगों के साथ में जो पहले से ही कोई समीक्षा करके निकले हुए हैं, उनके साथ कभी बात करने का मौका मिले। ऐसा बात करने का मौका आप अरेंज करेंगे तो मैं शिविर करने के लिए तैयार हूँ। जरूर। जी भैया, बहुत बढ़िया। मेरी पहली इच्छा थी भैया, सबसे बड़ा काम है ऐसे लोगों को बचाना। अच्छे लोग निराश ना हो, अच्छे लोगों का लाभ समाज को मिले। अच्छे लोग किन्हीं संस्थाओं में आके धन और पद और आपसी लेग पुलिंग और बुलिंग के चक्कर में परेशान ना हो, वो कुछ सार्थक कंट्रीब्यूट कर सकें। सार्थक कंट्रीब्यूट करने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है। पैसे से कोई अच्छा काम नहीं होता है। पैसे से बिल्डिंग बन सकती है, आदमी कभी नहीं बन सकता। हमारी प्रॉब्लम आदमी के साथ। आदमी कैसे बनेगा, आदमी बनाने की फैक्ट्री कैसे लगाई जाए, और एक बार अपन आदमी बन गए तो पेड़ के नीचे भी आदमी लगाने की फैक्ट्री लगा लेंगे। और मेरा ऐसा भी मानना है, धन की कमी किसी अच्छे काम के लिए पड़ती नहीं है। यदि अच्छे काम के लिए धन की कमी पड़ती है तो वो अच्छा काम है नहीं। जी भैया, जैसे गाड़ी चलती है ना, धूल अपने आप पीछे चल के आती है, तो अच्छे कामों के लिए धूल की तरह पैसा अपने आप चल के आएगा ही, क्योंकि यदि वो समाज की ज़रूरत है तो समाज उसको खड़ा करेगा ही। मेरी महत्वाकांक्षाएं हैं तो समाज उसको क्यों खड़ा करेगा। ऐसा पिछले 30 सालों में एक भी पैसा हमने कभी भी किसी से ना दान मांगा ना कहीं, और हमारे पास ऑफर्स पर्याप्त रहते हैं कि हमको फंडिंग मिल जाए। हम फंडिंग नहीं लेते क्योंकि फंडिंग लेने से काम नहीं चलता है ना। जिंदगी लेने और जिंदगी देने से काम चलता है। जी बढ़िया जी। हाँ जी जी भैया, आप बोल रहे थे। हाँ जी भैया, मैं बोल रहा था हाँ। पहले मेरी इच्छा थी समाज बदलने का, हाँ। देश बदलने का और ढेर सारा पैसा कमाने का। ये देखो, दो विरोधी इच्छाएं। पहले यही इच्छा थी। हाँ अब यहाँ जी, आने के वो बाद क्या है, हमारे एक मित्र बोले, जीते जी स्वर्ग और मरने के बाद मोक्ष। जीते जी अपार संपदा, मरने के बाद मोक्ष। सभी चीज बिना मरे स्वर्ग जाना। जाने दीजिए। हाँ बोलिए। भैया, पहले मेरा भौतिक वस्तुओं के तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था। हाँ, अभी मुझे भौतिक वस्तुएं सिर्फ ऐसे जिंदा रहने के लिए माध्यम लगते हैं, जीने के बहुत लिए नहीं बढ़िया, लगते। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और पहले मैं बहुत भयभीत रहता था भगवान के प्रति। हाँ, भगवान प्यार करने की चीज, भगवान प्यार करने की चीज है। डर के मारे बहुत पूजा करवाना, कुछ भी हो गया प्रॉब्लम तो फिर पूजा कराने बैठ जाता था। और अभी भी मेरी पूजा चालू ही है निरंतर। एक पंडित मेरे लिए अपॉइंटेड है साल भर के लिए। पर अब मैं समझ चुका हूँ कि भगवान क्या है, ईश्वर क्या है। मानवता की पूजा ही पूजा। मानवता की पूजा ही भगवान है, ईश्वर है। और मैं
पहले सिर्फ खुद के लिए सोचता था, अभी मेरी सोच ऐसी आई है कि मैं परिवार, समाज और प्रकृति, बहुत इसके लिए कुछ करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। कुछ मुश्किल नहीं है, मात्र 20 साल में बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई दे जाएगा। कितने 20 साल ऐसे ही गुजर गए हैं, कहाँ पता चला। जी सर बढ़िया, हाँ जी, हाँ। पंडित के लिए बहुत लोग मिलेंगे, आप चिंता ना करो। और पंडित को शिविर में भेज देना, बाकी देख ले। हाँ जी, सर इधर। हाँ। सर मेरी पहली इच्छा ऐसी थी कि मेरे को कलेक्टर बनना है। हाँ। पर मैं पहले इस शिविर में आया और मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, मेरे को कलेक्टर बनने से पहले एक समझदार मानव बनने की बहुत जरूरत हाँ। है, जिससे मैं समाज का भी शोषण नहीं करूंगी और प्रकृति का भी नहीं शोषण करूंगी। बहुत बढ़िया। देखिए ऐसे अपने आप बदलने लगता। बताओ इसमें क्या, काउंसलिंग के नाम पे इतना बड़ा व्यापार, हर चीज पे, मानव के हर दुख पे हम व्यापार खड़ा कर देते। मानव के हर दुख पे मलम लगाया जाए, मानवीयता से प्रस्तुत हुआ जाए, है ना, कि उसको व्यापार बनाया जाए। तो हम मानसिक गरीबी की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। ये उचित नहीं है। मानव का दुख किसी के लिए व्यापार ना हो, वस्तु के बदले वस्तु, भाव के बदले भाव। गुड। तो देखिए अब रुकते हैं। तो हमने देखा कि इस तरह से अब तक हमारी इच्छाएं कैसे बन रही थी, सामान से सम्मान, सुविधा से सुख। अब इच्छाएं कैसे बन रही हैं, समाधान से सुख, न श्रम से समृद्धि। अब ऐसी इच्छा के आधार पर कैसी चीजें बदलेंगी। तो देखो इच्छाएं दो तरह से ऑपरेट हो रही हैं। एक तरह तो वो है कि कोई इच्छा मेरे अंदर पहले से रखी हुई है, कहीं घूमने जाने की इच्छा, कलेक्टर बनने की इच्छा। अब उस इच्छा के लिए, कलेक्टर बनने की इच्छा के लिए मैं क्या करूंगा, कलेक्टर बनने की कौन सी दृष्टि, क्यों कलेक्टर बनना चाहती हो? समाज में परिवर्तन लाना है। समाज में परिवर्तन क्यों लाना है? माइक ले लो। हाँ अब बताओ, कलेक्टर क्यों बनना है? हेलो, लोग मतलब अभी पशु की तरह बिहेव कर रही है कि मतलब दूसरों को दुख देने से उनको सुख मिल रहा है। तो मेरे को ये समाज में पूरा परिवर्तन लाना है, इसलिए मेरे को कलेक्टर बनना है। तो तुमको ऐसा क्यों लगा कि कलेक्टर बनने से ये परिवर्तन आता है? नहीं मतलब कलेक्टर का कैसे जिला में पूरे उसका हाथ में रहता है ना, उसके पूरे नियंत्रण में रहता है, तो उसके हिस्से में समाज में परिवर्तन ला सकती हूँ। अब ये कौन सी दृष्टि हुई? प्रिय, हित, लाभ, न्याय, धर्म, सत्य। कौन सी दृष्टि हुई? धर्म दृष्टि, अखंड समाज, भयमुक्त समाज। कौन सी दृष्टि हुई? भयमुक्त समाज। अब देखो ये कितना बढ़िया एग्जाम्पल है। कौन सी क्लास में है? 9th क्लास में उसका भयमुक्त समाज के लिए कमिटमेंट दिखाई दे रहा है, संकल्प दिखाई दे रहा है, दृष्टि दिखाई दे रही है। दृष्टि की योग्यता नहीं है। कैसे होगा? कलेक्टर बन जाओगे ये हो सकता है, लेकिन जिस काम के लिए कलेक्टर बने वो नहीं होगा, क्योंकि उसकी हमारी योग्यता नहीं है। तो पद से कोई काम होगा कि व्यक्तित्व से कोई काम होगा? कलेक्टर नहीं भी बने और यदि मानव बन गए तो भी हमारी तरह कर ही सकते हो। हम कौन सा कलेक्टर हैं और कौन सा कलेक्टर से कम है? भाई हम तो कलेक्टरों को पढ़ाते ही हैं। कलेक्टर हमारी क्लास में ही आते हैं। ठीक हो गया। अभी हमारे दिल्ली में जो एजुकेशन डायरेक्टर हैं, उन्होंने अभी एजुकेशन डायरेक्टर और हैप्पीनेस डायरेक्टर, ये दो लोगों ने, दोनों आईएएस हैं, और अभी इन्होंने वर्कशॉप किया। उसको इतनी जोर से लग गया है, अभी लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी, लबासना, अब लबासना में जाके वो जीवन विद्या पढ़ा के आते हैं। है ना। तो इसका मतलब है कि वो लोग भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि हमारी एकेडमी में हमको मानव के बारे कोई समझ नहीं दे रहे हैं और काम हमको मानव के साथ में करना है। तो आने वाले समय में ये सब भी परिवर्तन होंगे। धीरे धीरे देखते हैं चीजें कहाँ पहुंचेगी, और कल को आप लोगों के माध्यम से होंगे। तो इसका मतलब है धर्म दृष्टि। धर्म दृष्टि
धर्म दृष्टि की अपेक्षा है, धर्म दृष्टि की योग्यता नहीं है, कंटेंट नहीं है कि मानव में परिवर्तन, ये मानव पशु जैसा बिहेव करता है, पर ये मानव जैसा बिहेव करेगा उसके लिए करेंगे कैसे? वो आदेश पारित करने से तो नहीं होगा, आज के बाद मेरे जिले के सारे लोग मानव की तरह बिहेव करेंगे, और नहीं करने से हर दिन 500 रुपये फाइन लगेगा, 1000 रुपये फाइन लगेगा। ये इस काम से इस तरह से नहीं होगा। तो इसका मतलब है ये पद से होने वाला काम नहीं है। लेकिन पद है तो मेरे पास बहुत सारा स्पेस है जहां मैं किसी प्रक्रिया को, जहां मैं किसी समझ को अप्लाई कर सकता हूं, करा सकता हूं, है ना। तो इसका मतलब है ऐसा मैं विश्लेषण करूंगा, विश्लेषण पूर्वक उसका आस्वादन होगा, हाँ ये ऐसा, और मैं ऐसा कार्यक्रम करने लगूंगा। तो ये एक इच्छा का एग्जाम्पल मैंने लिया जो मेरे अंदर पहले से बैठी हुई है और इस तरह से व्यक्त हुई। हम दूसरी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मेरे को कार खरीदनी है। कार खरीदनी है तो कौन सी दृष्टि है? प्रिय दृष्टि। प्रिय दृष्टि के आधार पे विश्लेषण होगा, जो विश्लेषण हुआ उसका आस्वादन होगा, हाँ ये वाला मॉडल, ये वाला कलर, ये वाली गाड़ी ले लो। ये भी एक एग्जाम्पल हो गया। तो एक एग्जाम्पल मैंने लिया जो चित्रण अंदर पहले से बैठा हुआ है, उसको मैं कैसे एग्जीक्यूट करता हूं। अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं जो अंदर चित्रण नहीं था और आपके अंदर कैसे गया। अब मैं न्याय धर्म सत्य का एग्जाम्पल लेता हूं। अब मैं शिविर का एग्जाम्पल लेता हूं कि आपकी इच्छाएं कैसे बदली। तो देखो, किसी ने आपको शिविर में धक्का मार दिया, तो या तो उसने संबंध पूर्वक मार दिया या उसने पद पूर्वक मार दिया। आपके प्रिंसिपल थे और आपका नाम लिख दिया। तो शिविर में आना है, नहीं आना है तो और झंझट गले पड़ेगा। तो ज्यादा दुखी होने की बजाय कम दुख सह लेंगे, तो भैया 7 दिन झेल लेंगे। ऐसा करके हम शिविर में आ गए। तो जो लोग स्वेच्छा से आए वो सुनने का चयन लेके आए, बाकी ये सोच के आए कि चिल करेंगे। 2-3 दिन चिल करने के बाद लगा कि कंटेंट तो ठीक ही है, तो वो भी सुनने के लिए तैयार हो गए। तो कैसे हो गया? तो इसका मतलब है शब्दों को सुनने का आप सुनने का चयन लेके आए। सुनना है, जो लोग स्वेच्छा से आए, चाहे संबंध पूर्वक आए, लेकिन फिर भी आप अपनी स्वेच्छा से आए, सुनना है। तो आप सुनने का चयन लेके आए और आपने सुनना शुरू किया। सुनना शुरू किया तो जो शब्दों का अर्थ है, शब्द को सुनना होता है, अर्थ का आस्वादन होता है। आपने अर्थ का आस्वादन, जो भी कुछ मैं आपके सामने बोलता हूं, मैं प्रिय हित लाभ बोलता हूं कि न्याय धर्म सत्य बोलता हूं? न्याय धर्म सत्य बोलता हूं। तो आप उसका, ये कौन सा रुचि मूलक आस्वादन है कि मूल्य मूलक है कि लक्ष्य मूलक है? मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक संबंध में जिया जा सकता है, सुख की निरंतरता हो सकती है। बार बार इसी बात को बोला जाता है। इसका मतलब वो आस्वादन होना शुरू किया। तो मैंने सुनना है इसका चयन किया, जो सुना उसका आस्वादन किया, जो आस्वादन हुआ उसका विश्लेषण होता है। ये अब ये ऊपर चक्री शुरू हो गई। जो सुना उसका विश्लेषण किया, ऐसा हो सकता है क्या? उसका तुलन किया। तुलन में क्या बैठा है? तुलन में प्रियहित लाभ के साथ न्याय धर्म सत्य की दृष्टि बैठी है। इसकी अपेक्षा पहले से ही बनी हुई थी। तुलन में न्याय धर्म सत्य की अपेक्षा बनी हुई थी। संबंध में, परिवार में कोई गिला शिकवा शिकायत ना हो, मैं सुखी हो जाऊं, संसार भी ठीक हो जाए, ये अपेक्षा बनी हुई थी। तो जैसे ही न्याय धर्म सत्य का आस्वादन हुआ, उसका विश्लेषण हुआ, तो जो न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीने की अपेक्षा पहले से बनी हुई थी, उस अपेक्षा का पोषण हुआ। ये हो सकता है, ये हो सकता है। हो सकने के साथ ही हो सकता है तो चित्रण बदलने लगा। तो एक मानव जितने सुख के साथ जीता है, उससे अधिक सुख की कामना के साथ होता है। तो ये चित्रण बदलने लगा, एक नया चित्रण बनने लगा। तो शिविर में बैठ के आप लिस्ट बनाने लगते हो कि अगले शिविर में किस किस को भेजना है, ठीक। और मेरे को अब तक लगता था कि समाज बदलना है, अब लगता है पहले मुझे को बदलना होगा, है ना। ये तरह तरह की चीजें, तो ये चित्रण बदलने लगा। इसलिए
ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसकी 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप श्रवण, दूसरा स्टेप मनन, तीसरा स्टेप निधि ध्यासन, चौथा स्टेप अनुभव। निधि ध्यासन बताएंगे ना भाई? किसने पूछा? 2 मिनट एक एक करके। देखिए, निधि का मतलब होता है, निधि मतलब पूंजी नहीं होती है। आजकल वो LIC वाले क्या बोलते हैं, है ना, निधि। निधि ध्यासन मतलब अपनी पूंजी के पास, ध्यासन मतलब उसके पास में आसन लगा देना, अपनी पूंजी पा लेना। मेरी पूंजी क्या है? ज्ञान मेरी पूंजी है। स्वयं को शरीर मानता हूं तो भौतिक चीजें मेरी पूंजी जैसी लगती हैं। स्वयं को मानव के रूप में पहचानता हूं तो ज्ञान ही मेरी पूंजी है। ज्ञान रूपी पूंजी मैं इकट्ठी करता हूं। तो अभी पहले चर्चा करते हैं श्रवण। श्रवण की परिभाषा लिख लीजिए। श्रवण की परिभाषा लिख दीजिए। न्याय धर्म सत्य का तर्क पूर्वक चित्रित हो जाना श्रवण है। न्याय धर्म सत्य का तर्क पूर्वक चित्रित हो जाना। क्या मतलब? न्याय धर्म सत्य रूपी जो भी सूचना सुनी वो लॉजिकली मेरे चित्त में एक्सेप्ट हो गई। इसका मतलब यूनिवर्सल एग्जिस्टेंशियल सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया या होना शुरू हो गया। तो पहला काम है सुन पाना, श्रवण। सुनने का मतलब है न्याय धर्म सत्य का तर्क पूर्वक चित्रित हो जाना। आप क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि सुना है लेकिन तर्क पूर्वक चित्रित अभी नहीं हुआ है। तर्क पूर्वक चित्रित होने के लिए परिचय शिविर 5 बार और 12 पुस्तकें 1 बार। धीरे धीरे होगा। देखो, हड़बड़ी करने की भी आवश्यकता नहीं है और रुकने की भी आवश्यकता नहीं है। तो श्रवण का मतलब है सुना हुआ सुनाने के काम आता है, समझा हुआ जीने के काम आता है। तो मिनिमम मुझ में सुनाने की योग्यता आ जाती है, इसका नाम श्रवण है। आचरण में अभी नहीं आएगा लेकिन बात करने की योग्यता पूरी आ जाती है। तो मिनिमम श्रवण से भी शिविर लिया जा सकता है ना। मिनिमम सुना हुआ सुनाने के काम आता है, चाहे मेरा आचरण अभी वैसा नहीं है। दूसरी बात करें मनन। मनन का मतलब देखो, मनन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और मनन आदमी के जीवन की लंबी छलांग है। कैसे? अब तक मेरा तन मन धन कहां लग रहा था? प्रिय हित लाभ के लिए। अब तक मेरा तन मन धन कहां लग रहा था? प्रिय हित लाभ के लिए। और उसमें कितना सुख मिल रहा था? क्षणिक। ठीक। जब ये सूचना हमारे पास आती है कि संबंध में तृप्ति पूर्वक जिया जा सकता है, अपने में सुख की निरंतरता हो सकती है, समाज भय से मुक्त हो सकता है, प्रकृति में संतुलन हो सकता है, तो जितना भी हम इसको लॉजिकली जांच के देखते हैं इसमें कहीं भी लूप होल नहीं निकलता है। तो पहला काम है लॉजिकल कंसिस्टेंसी, कि पूरी बात तर्कपूर्ण है। आप तर्क में कोई भी छेद नहीं कर सकते हैं, जितना दम लगा सकते हो लगा लो। जब तर्क में हम कोई छेद नहीं कर पाते हैं तो हमको उस बात को लॉजिकली एक्सेप्ट करने का ग्राउंड बनता है। लॉजिकली एक्सेप्ट करने का ग्राउंड बनता है, साथ में विश्लेषण। अब आपस में जो तुलन क्रिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुलन क्रिया जो अब तक मेरा प्रिय हित लाभ और दूसरे का प्रिय हित लाभ में हो रहा था, तो मेरा प्रिय हित लाभ और दूसरे का, मेरी गाड़ी और दूसरे की गाड़ी, मेरा पद और दूसरे का पद, और मेरी साड़ी और दूसरे की साड़ी में जो हो रहा था वो मेरा प्रिय हित लाभ और न्याय धर्म सत्य में होने लगता है। तो तुलन शिफ्ट हो गया। हम कहते हैं जज ना करो, जज करना ठीक नहीं है, जज नहीं करना चाहिए, ये सब गर्म हवा है।
तुलन रुकेगा नहीं, लेकिन तुलन जिस अर्थ में था, तुलन उस अर्थ में शुरू हो गया। अब मेरा प्रिय हित लाभ से मैं जो सुखी होने की कोशिश कर रहा था, आपकी इच्छाएं कैसे बदली? आपकी इच्छाएं ऐसे ही बदली कि आपके प्रिय हित लाभ वाली जो इच्छाएं थी वो न्याय धर्म सत्य की इच्छाओं के साथ में कंपैरिजन हुआ, और न्याय धर्म सत्य की इच्छाओं ने आपको लॉजिकल कंक्लूजन दिया कि सुख की निरंतरता हो सकती है, जिया जा सकता है। तो मानव तो सुख चाहता ही है, निरंतरता चाहता ही है। जैसे ही उसको लॉजिकल एक्सेप्टेंस आया ये हो सकता है, उसके भीतर प्रिय हित लाभ के स्थान पर न्याय धर्म सत्य वरीयता में आ गया, प्रायोरिटी में आ गया, प्रायोरिटी शिफ्ट हो गई। बढ़िया। तो मनन क्या है? न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीने को मान लिया, यही मनन है। न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीना ही जीना है, यही मनन है। न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीना प्रायोरिटी में आ गया, यही मनन है। मनन मतलब मान लिया। क्या मान लिया? न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीना ही जीना है। परिचय शिविर 5 बार। मैं कितना भी अभी रिपीट करूंगा उसकी एक सीमा ही रहेगी। अब रिपीट आपको बार बार करना है ना? फिर भी आप बोलोगे तो मैं करूंगा ही। तो श्रवण में क्या हुआ? श्रवण में बड़ा जो चेंज आता है हमारे अंदर, हमारी भाषा बदलने लगती है। कितने लोगों की शिविर के दौरान भाषा बदलने लगी है? वो मैंने एक शिविर किया था, वो कहाँ था राहुल भाई? वो जो शिरडी के पास कोई जगह थी, बड़ा सा स्कूल था। अरे वहाँ निवासा वहाँ कोई टीचर था, अब मेरे नाम तो याद नहीं रहा। शुरू के 2-1 दिन उसने काफी तीखे क्वेश्चन किए, उसके बाद वो चुप हो गया। फिर लास्ट के दिन उसने अपना प्रेजेंटेशन भी दिया। उसने बहुत अच्छी बात बोली, बहुत वेल रेड आदमी था। उसने कहा देखो, किसी भी चीज में छेद ढूंढने का मेरा तरीका है कि उसका तात्विक भाग, उसका तार्किक भाग और उसका व्यावहारिक भाग को मिला के देखो, छेद मिल जाएगा। जैसे ओशो जब बोलते हैं तो प्रैक्टिकली जीने का कोई कार्यक्रम नहीं निकलता है। सब चीज का एक ही सॉल्यूशन है, ध्यान करो। शिक्षा कैसे चलेगी? शिक्षा कैसी होगी? उसका स्वरूप क्या होगा? बताओ, क्लास 1 में क्या दें, 2 में क्या दें, 3 में क्या दें? तो ना जय कृष्णमूर्ति के पास कोई कंटेंट है, ना ओशो के पास कोई कंटेंट है। बस इन्होंने ये बताया है कि ये गलत होता है, इसको ठीक करने की जरूरत है। लेकिन जब पूछोगे तो बताओ क्लास 1, 2, 3, 4, 10th में क्या कंटेंट होगा, तो कंटेंट किसी के पास नहीं है, ना कोठारी कमीशन के पास है, ना किसी और के पास है। मैंने सभी संस्थाओं में जाके उनके बड़े लोगों से पूछ पूछ के देखा है, शिक्षा में परिवर्तन की बात आप करते हो, बताओ कंटेंट क्या होगा? बोले महापुरुष तो इशारा कर गए हैं, अब हमको आपको ही ढूंढना होगा। मैं हम आप ऐसे ही होते तो हम महापुरुष ना होते। तो ऐसी बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहली बात तो ये होती है कि हमारी भाषा बदलनी शुरू हो जाती है। दूसरी बात, हमारी भाषा में गालियां, नेगेटिविटी, आओ चुगली चुगली खेलें, ये तमाम कार्यक्रम अपने आप रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका ध्यान जाने लगता है कि ये कार्यक्रम सुख के अर्थ में नहीं है। जैसे ही मनन हुआ तो बहुत बड़ी घटना घटती है कि अब मेरी इच्छाएं कैसी हैं? न्याय धर्म सत्य वाली हैं कि प्रिय हित लाभ वाली हैं? न्याय धर्म सत्य वाली। तो आदमी की इच्छाओं के लिए उसका तन मन धन का नियोजन होते रहता है। सूत्र है, जो जिसको महत्वपूर्ण मानता है उसके लिए अपना तन मन धन लगाता है। अब तक महत्वपूर्ण किसको मान रहा था? अब तक महत्वपूर्ण मान रहा था गाड़ी साड़ी को। अब महत्वपूर्ण मानता हूं मानव में परिवर्तन को, मुझ में परिवर्तन हो जाए, समाज में परिवर्तन हो जाए। तो उसके लिए तो मेरे तन मन धन का नियोजन बदल जाता है। तन मन धन की तो सुबह 9 से 5 तक जहां मेरा तन मन धन पहले लग रहा था, उसकी बजाय अब मेरा तन मन धन न्याय धर्म सत्य के अर्थ में इसको पूरा समझना है, अध्ययन करना है, अपने में परिवर्तन लाना है। पूरे घर के बदल डालूंगा।
वो एक एडवर्टीजमेंट आता था सिल्वेनिया लक्ष्मण का, है ना, लाइट का, ट्यूबलाइट का, बल्ब का। तो दुकान पे जाता है, बोले 10 दे दो, बोले क्या करना है, बोले पूरे घर के बदल डालूंगा, है ना। अब लगता है कि पूरे घर को बदल डालूंगा, पूरे समाज को बदल डालूंगा। अब एक रास्ता दिखाई देने लगता है, और ये 0 बजट प्रोग्राम है, इसके लिए कोई बजट की आवश्यकता नहीं। पहली बार मानव की ताकत का पता चलता है। अभी तक हमको धन और पद की ताकत होती है, मानव की कोई हैसियत नहीं होती है। पहली बार पता चलता है मानव की ही हैसियत होती है, धन और पद उसके साथ चलता है। मानव पद पा लिया, ये दुनिया का सबसे बड़ा पद है, उसके साथ सारे पद सजते हैं। मानव पद नहीं मिला तो सारे पद बोझ बनते हैं। मानव पद के पहले आदमी पद से सुशोभित होता है, मानव पद मिलने के बाद मानव से पद सुशोभित होता है। समझ में आया नहीं आया है? हाँ, चेयर पे कौन बैठा है? उसकी वजह से चेयर की, तो हमारी वजह से चेयर की गरिमा हो तो हमारी सफलता है, चेयर से हमारी गरिमा हो तो बहुत गरीबी है। तो कलेक्टर भी कलेक्टर पद भी साधन है, धन और पद साधन है बुद्धि के व्यक्त होने का। रूप बल धन पद साधन है बुद्धि के व्यक्त होने का। बुद्धि नहीं है तो रूप बल धन पद हमारे लिए उल्टा बोझ बनता है, समस्या का कारण बनता है, समाज के लिए भी समस्या का कारण बनता है। बढ़िया, कहां पहुंच गए? तन मन धन का नियोजन बदल गया, तन मन धन का नियोजन बदल गया, प्रायोरिटी बदल गई। अब प्रियहित लाभ में मजा नहीं आता है। अब सफेद कपड़े पहन लिए हैं, पहले तो दाग था तो दिखता भी नहीं था, अब तो जरा सा भी विचार भी गलत आता है तो पीड़ा होती है। व्यवहार में तो करना बहुत दूर की बात, विचार में भी गलती होती है, अव्यवस्था का विचार आता है तो भी पीड़ा देती है। मेरी प्रायोरिटी बदल गई है पर जीने की योग्यता नहीं है, क्योंकि जीने की वस्तु मेरे पास नहीं है। न्याय धर्म सत्य, अभी मेरे पास न्याय धर्म सत्य का अर्थ है कि न्याय धर्म सत्य रूपी वास्तविकता है? अभी अर्थ मेरे पास मेमोरी में आ गया है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया है, अर्थ मेरे पास आ गया है, प्रायोरिटी बदल गई है, लेकिन जीने की वास्तु नहीं है, जीने की वास्तविकता नहीं है, तो जीना नहीं हो पाता है। जीने की इच्छा हो गई है, जीना नहीं हो पाता है तो पीड़ा और बढ़ जाती है। ज्यादा पीड़ा, अब पीड़ा ही होने, पीड़ित ही होना है तो किसी थोड़ी गरिमामय पीड़ा हो। क्या हो गया, पत्नी ने ऐसा बोल दिया, पति ने ऐसा बोल दिया, पड़ोसी ने, छोटी मोटी पीड़ाओं में क्या दुखी होना। पीड़ा भी ऐसी हो थोड़ी बताने लायक हो, है ना। इस समाज ऐसा है इसलिए मेरी पीड़ा है, थोड़ा बताने में भी ठीक लगता है। तो इसका मतलब है ज्यादा पीड़ा जल्दी राहत, और यहां मेरी वास्तविकता को महसूस करने की, वास्तविकता को रियलाइज करने की आवश्यकता बन जाती है। तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? प्रिय हित लाभ के चित्रण के साथ साथ न्याय धर्म सत्य का भी चित्रण हो गया। सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया, श्रवण हो गया, ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन है। पहला ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो भाषा बदल गई, लेकिन अभी जीने की प्रायोरिटी नहीं बदली, मनन नहीं हुआ, तो काम पुराना चलता है, भाषा नई आ जाती है। ये कुछ समय तक चलता है। जब मैं भाषा नई वाली बोलता हूं, न्याय धर्म सत्य की बोलता हूं, आचरण प्रिय हित लाभ का करता हूं, तो अपने में अपराध बोध होता है, अपने में गिल्ट फील होता है कि मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा जी नहीं रहा हूं। ऐसा होने से उसकी प्रायोरिटी धीरे धीरे कम, बार बार हजारों बार मैं वही प्रिय हित लाभ को भोगता हूं, फिर सोचता हूं क्या हुआ, क्या निकला। इसलिए अध्ययन की परिभाषा है अनुभव की रोशनी में क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। अनुभव की रोशनी में क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, है ना। जब और उससे क्या निकला तो हर बार देखता हूं क्षणिक सुख निकला, मेहनत बहुत हुई, निकला कुछ नहीं, तो क्षणिक सुख का दबाव
कम होते जाता है, क्षणिक सुख का बल कम होते जाता है, न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीने की चाहना प्रबल होती जाती है और कोई दिन न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीना प्रायोरिटी में आ जाता है। इसका नाम मनन है। बढ़िया। न्याय धर्म सत्य प्रायोरिटी में आ गया, चित्रण में प्रायोरिटी में आ गया, इच्छा में प्रायोरिटी में आ गया, लेकिन वास्तविकता नहीं है। तो न्याय धर्म सत्य का चित्रण, न्याय धर्म सत्य की कल्पनाशीलता, न्याय धर्म सत्य की कल्पनाशीलता वास्तविकता के साथ में अस्तित्व में वास्तविकता को पहचान लेती है। इसका नाम साक्षात्कार है। साक्षात्कार हो गया। साक्षात, साक्षात मतलब सच्चाई को साक्षात देख लेना। क्या सच्चाई को देख लेना? सहअस्तित्व नित्य वर्तमान है, ये सच्चाई है। मैं जीवन हूं, ये सच्चाई है। मैं निरंतर सुख चाहता हूं, ये सच्चाई है। सुख मेरा स्वभाव है, ये सच्चाई है। इस तरह से सच्चाई को अस्तित्व में डायरेक्टली देख लेना। जो सच्चाई को देखा, जो सच्चाई मैंने देखी, वो बुद्धि में स्वीकार हो जाता है। इसका नाम बोध है ना? जो साक्षात्कार में आया, जो सच्चाई मैंने देखी, क्या सच्चाई? जो निरंतर वास्तविकताएं हैं उनका साक्षात्कार होता है। जो सच्चाई मैंने देखी उसका बोध हो गया। जो बोध हो गया वैसा ही जीने का संकल्प होता है। अब क्या चेंज हो गया? फिर से चित्रण क्षणिक क्रिया है कि क्रमशः होने वाली क्रिया है? क्रमशः। पहले शिविर में सुना, परिचय शिविर 5 बार, धीरे धीरे और सुना, कुछ कुछ और आता गया, फिर सुना ये तो गलत मान लिया, फिर किसी शिविर में उसको ठीक किया, फिर 10-12 पुस्तकों में अंदर चले गए, उसमें जो कुछ लिखा हुआ है उससे चित्रण हो रहा है। तो चित्रण होना अपने आप में 1 से 2 साल 3 साल की प्रक्रिया भी हो सकती है। इंटेंसिटी के साथ किया तो 1 साल में हो जाता है। चित्रण हो गया तो कम से कम अब सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया। अब मेरे अंदर से ही मुझको सूचना मिलती है। जब भी कुछ प्रिय हित लाभ से जुड़ा हुआ नेगेटिव करता हूं, प्रिय हित लाभ हमेशा नेगेटिव नहीं है। जब मैं उससे सुख की निरंतरता पाना चाहता हूं तब वो नेगेटिव है। तो मेरा ध्यान जाता है कि क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, और उसके आधार पे साक्षात्कार भी क्रमशः घटना है। सहअस्तित्व का साक्षात्कार, सहअस्तित्व में जीवन है उसका साक्षात्कार, जीवन के स्वभाव धर्म का साक्षात्कार, प्रकृति की, तो प्रकृति में सारे नियम का साक्षात्कार। तो एक दिन में होगा कि क्रमशः घटना है? क्रमशः घटना है। जैसे जैसे क्रम से साक्षात्कार क्या है? साक्षात्कार क्या है? न्याय धर्म NDS की पहचान। बोध क्या है? NDS का स्वीकृति। ये न्याय धर्म सत्य की स्वीकृति। तो समझ यहां पे इकट्ठा होते रहता है, यहां उसको पहचान के यहां इकट्ठा होते रहता है। जो इकट्ठा हो गया वैसा जीने का संकल्प होता है। अब देखो, अभी तक इच्छा कहां से आ रही थी? मान्यताओं से। अब क्या हो गया? जैसे ही साक्षात्कार हुआ, जितना साक्षात्कार हो गया उतना बोध हुआ, वैसा जीने का संकल्प हुआ। अब बोध अब बुद्धि से ऑपरेट होने लगा। तो जितना बोध हो गया वैसा जीने का संकल्प हुआ, उसके अनुसार जीने का स्वरूप बना, उसके अनुसार चित्रण हुआ। जितना बोध हो गया उतना चित्रण अब कैसा हो गया? अब चित्रण कैसा होगा? सही होगा कि गलत होगा? उतना चित्रण सही होगा। लेकिन जितना बोध नहीं हुआ है उतना अभी चित्रण नेगेटिव यहां रखा ही है। तो दोनों साथ साथ चलते हैं किसी समय तक दोनों साथ साथ चलते हैं। इधर साक्षात्कार होते जाता है, बोध और इकट्ठा होते जाता है, अवधारणा पूरा बनती जाती है, और कोई समय के बाद अवधारणा जैसे ही पूर्ण होता है, जैसे ही बोध हो गया, अवधारणा पूरा हो गया, तत्काल बुद्धि आत्मा को देखता है। इसका नाम अनुभव है। जैसे ही आत्मा अनुभव को देखता है, तत्काल आत्मा परमात्मा को देखता है, परमात्मा को पहचानता है। ये काम ही पूरा हो गया। फिर से बोल दूं? देखो, फिर से नीचे से बोल देता हूं। पहला ट्रांसफॉर्मेशन
प्रिय हित लाभ के चित्रण के साथ साथ न्याय धर्म सत्य का चित्रण भी होते जाना। ये एक दिन में होगा कि क्रमशः होगा? क्रमशः होगा। अब हर व्यक्ति की अपनी संस्कार की स्थिति है, अपनी संस्कार की यात्रा है। जिन लोगों में सामान से सम्मान का पहले से दबाव नहीं है, इंद्रियों में सुख का पहले से बहुत दबाव नहीं है, पहले से ही वो पवित्रता से जीना चाहते हैं, सादगी से जीना चाहते हैं, बहुत कंपैरिजन दूसरों के साथ नहीं करना चाहते हैं, बहुत हाईलाइट होना नहीं चाहते हैं, बहुत अपने आप को है ना सबके सामने कैसे प्रस्तुत करें, ये दबाव नहीं है, तो नेचुरल सच्चाई के ज्यादा नजदीक है कि नहीं? वो सच्चाई के ज्यादा नजदीक है, तो उसको सच्चाई सामने आते ही तुरंत पहचानना शुरू कर देता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि चित्रण शुरू हुआ है, चित्रण शुरू होते ही तुरंत वो बहुत जल्दी प्रायोरिटी में किसी का एक शिविर में ही वो तुलन को छू जाए, ऐसा भी हो सकता है। एक शिविर से ही जीवन शैली बदल जाए और उसके भीतर नई इच्छाएं जन्म ले जाएं और नई इच्छाओं के लिए पूरी जीवन शैली में तन मन धन का नियोजन बदल जाए। ये किसी के लिए एक शिविर में ही हो जाता है, किसी के लिए वो 5 शिविर में भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अपनी यात्रा है। तो इसका मतलब यह हुआ, पहला ट्रांसफॉर्मेशन चित्रण में प्रिय न्याय धर्म सत्य का चित्रण आ जाए। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन मनन, जिसमें न्याय धर्म सत्य का चित्रण प्रिय हित लाभ पे भारी पड़ जाए, प्रायोरिटी में आ जाए। तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन जो कल्पनाशीलता में न्याय धर्म सत्य है, उसके अनुरूप वास्तविकता को मैं अस्तित्व में देख लूं, अस्तित्व में देख लूं। जैसे एग्जाम्पल क्या है साक्षात्कार का? जैसे जीवन एक वास्तविकता है, साक्षात्कार किसका होता है? निरंतर वास्तविकताओं का होता है। तो जो निरंतर वास्तविकताएं हैं उनका साक्षात्कार होता है। जो परिवर्तनशील वास्तविकताएं हैं उसको मन के लेवल पे, वृत्ति के लेवल पे, चित्त के लेवल पे पहचानना होता है। खाना पीना, जिंदा रहने का सामान नीचे पहचानना होता है। तो निरंतर वास्तविकताओं का साक्षात्कार होता है। निरंतर वास्तविकता में जैसे एक सच्चाई हमने कहा कि सहअस्तित्व है, ये खाली स्थान खाली नहीं है, ये खाली स्थान ऊर्जा स्वरूप है, इसमें होने मात्र से हर इकाई अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित है, और इस तरह से 4 अवस्थाएं प्रकट हैं। ये जितना गहरा हमारे भीतर स्वीकार हो गया तो मेरे को लगने लगता है हाँ वाकई ये तो ऐसा ही है ना। तो ये साक्षात्कार की झलक आ सकती है। साक्षात्कार की झलक आएगी तो उसका प्रमाण होगा आप उपयोगिता पूर्वकता में, आपके विचारों में उपयोगिता पूर्वकता आने लगती है। यदि सहअस्तित्व पहचान में आया तो आपके जीने में उपयोगिता पूर्वकता दिखाई देने लगेगी। फिर वो कम ज्यादा, छोटा बड़ा, हीनता अहंकार, युद्ध और संघर्ष, इस पूरे यात्रा से अपन मुक्त होने लगते हैं। जैसे जीवन एक वास्तविकता है, जीवन एक वास्तविकता है तो चित्रण में क्या आया? जीवन का, जीवन से अर्थ आया। जीवन एक कठिनपूर्ण परमाणु है, जीवन पुंजाकार विधि से शरीर को चलाता है, जीवन अपने आप में अमर चीज है, अक्षय बल शक्ति संपन्न है, निरंतर सुख की चाहना है, समाधान से सुखी होता है। ये बहुत सारी भाषा मेरे पास आ गई। इस भाषा से क्या होता है? मैं उसका एक अपने में चित्रण करने लगता हूं, अच्छा ऐसा होगा। कोई क्षण में जीवन कहाँ है? जीवन कल्पनाशीलता में है कि जीवन अस्तित्व में वास्तविकता है? जीवन अस्तित्व में वास्तविकता है। तो जो कल्पनाशीलता में अर्थ है वो अर्थ वास्तविकता को छू लेता है और कोई दिन मैं पहचानता हूं कि हाँ ये तो है। इसका नाम साक्षात्कार। कितने लोगों तक बात पहुंची? ठीक, रियलाइजेशन। रियल है, जो रियल है, रियलाइजेशन क्या है? जो रियल है उसको पहचान लेना रियलाइजेशन है। हाँ, स्थायी परिवर्तन रियलाइजेशन से ही होता है। उसके पहले भाषा का परिवर्तन होता है, उसके पहले प्रायोरिटी का परिवर्तन होता है। भाषा का परिवर्तन है, प्रायोरिटी है, उसके बाद रियलाइजेशन है। रियलाइजेशन से ही आचरण आता है, रियलाइजेशन से कम में आचरण नहीं आता, उसके पहले भाषा आती है। तो साक्षात्कार हुआ, जो साक्षात्कार हुआ वो बोध में गया। अब संकल्प, अब यहां से अब तक कहां से जी रहे थे? इच्छाओं से। अब कहां से जी रहे हैं? अब संकल्प से जी रहे हैं। ये संकल्प वो वाला संकल्प नहीं है जो मोमबत्ती पे हाथ रख के आपने उठाया था। ये समझ पूर्वक है, सहज पूर्वक है। अब इस संकल्प पूर्वक जीते रहते हैं तो जीने में जितनी तृप्ति मिलती है उसका प्रमाण मिलता है, उससे और अधिक समझने का और वास्तविकता को देखने का और साक्षात्कार बोध होता गया। मैंने अस्तित्व की सारी वास्तविकताओं को देख लिया, पहचान लिया,
स्वीकार लिया, तत्काल बुद्धि आत्मा को पहचानता है। आत्मा को पहचानते ही अनुभव होता है, इसको आत्मा कह रहे हैं। जैसे ही बुद्धि आत्मा को पहचानता है, तत्काल आत्मा परमात्मा को पहचानता है। तो ये जो बात हम कह रहे हैं, खाली स्थान खाली नहीं है, ऊर्जा स्वरूप है, यही ज्ञान है। और खाली स्थान सहअस्तित्व पूर्वक ही सारी इकाइयां हैं। ये सारा काम अनुभूति में यहाँ पे आया। जिस क्षण आत्मा परमात्मा, आत्मा के पास वो ताकत है कि वो खाली स्थान खाली नहीं है, ऊर्जा स्वरूप है, ज्ञान है, इस अर्थ में उसको पहचान सके, ये ताकत परमात्मा के पास। जैसे ही अनुभव होता है, अनुभव प्रमाण के रूप में व्यक्त होता है, अनुभव प्रमाण के रूप में व्यक्त होता है, उसी को हम प्रामाणिकता बोल रहे हैं। ये प्रामाणिकता की शक्ति है। संकल्प है, उसको रितंबरा मतलब समझ, उसको रितंबरा बोल रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार हमने कहा था कि जीवन में 5 स्थिति क्रिया, तो अनुभव स्थिति क्रिया है, अनुभव स्थिति है, प्रमाण गति है, बोध स्थिति है, संकल्प गति है, साक्षात्कार स्थिति है, चित्रण गति है, तुलन स्थिति है, विश्लेषण गति है, आस्वादन स्थिति है, चयन गति है। स्थिति क्रिया को 5 बल के रूप में पहचाना। तो क्या बल? मनोबल, वृत्ति बल, चित्त बल, बुद्धि बल, आत्मबल। 5 बल के रूप में पहचान लिया। तो मैं अक्षय बल शक्ति संपन्न हूं, मेरे अंदर अक्षय बल है, कभी ना खत्म होने वाला बल है, उस बल के रूप में मैंने पहचाना। मेरे पास 5 शक्तियां हैं, है ना। शक्ति क्या है? आशा की शक्ति, विचार शक्ति, इच्छा शक्ति, रितंबरा की शक्ति, प्रामाणिकता की शक्ति। तो 5 बल और 5 शक्ति के रूप में मैंने अपने को पहचाना। मैं अमर हूं, है ना, अमर हूं। और मैं ईश्वर को अनुभव काल में आनंद के रूप में, विचार काल में समाधान के रूप में, और आचरण काल में न्याय के रूप में, व्यवसाय काल में नियम के रूप में हमेशा सुख सागर में रहता हूं। यही मेरा एड्रेस है। धन्यवाद, नमस्कार। बोलिए, कितने लोगों तक बात पहुंची? परिचय शिविर 5 बार। सारी बात का सार ये है, परिचय शिविर 5 बार। हाँ जी, तो एक काम करते हैं, अपने पास अभी 30 मिनट है, ठीक। जो मैंने सारा बोला जीवन क्रिया को लेके, आप लोग 1 to 1 शेयरिंग करो। ग्रुप में शेयरिंग नहीं करनी है, एक के साथ पूरी शेयरिंग। 5 मिनट के लिए रुक के पूरा कंटेंट देख लो, 5 मिनट एक बार देख लो, फिर अपने पड़ोसी के साथ में आपको क्या समझ में आया उसको शेयर करो, ठीक है। 5 मिनट एक बार रुक के देख लो। मैंने भी किसी ने धक्का मारा था, फ्रैंकली स्पीकिंग, पहली बार जब हमने शिविर किया था। एंड हम लोग संडे गए थे, हमने सोचा था बहुत पहचान से बोले हैं तो हम संडे करके आ जाएंगे। एंड संडे में शाम को हमने डिसाइड किया कि नहीं यार, ये बहुत काम की चीज़ है। तो मंडे हम नहीं पहुंच पाए क्योंकि हमारे पास बहुत सारे शेड्यूल्स थे। हम दोनों ने, तब ये स्कूल में काउंसलर थी, तो हमने मंडे निकाल के हमने हमारे जो भी शेड्यूल्स रीएडजस्ट किए और बाकी का शिविर किया। और ये हम वापस सेकेंड टाइम यहाँ पे आए हैं। बीच में हम YouTube में सर के सेशंस देखते रहते हैं। अब बिजनेसमैन हो तो ROI देखूंगा, इन्वेस्टमेंट का क्या रिटर्न आया, बराबर है। तो ये 2 शिविर के बीच में और ये कंटिन्यूसली YouTube में लगने से हम धीरे धीरे ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि जैसे कहीं पार्टी में जाते हैं तो हम हमारे आप को डिस्कनेक्ट पाते हैं। वो जो बात करते हैं वो हमको अब समझ में नहीं आती, और हम एक दूसरे से बात करना ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, अध्ययन ज़्यादा हो रहा है घर में, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। एक चीज़ बोलूँगी, अभी हम जब गाड़ी में ट्रैवल करते हैं तो हम सर को सुनते हैं, हम गाने नहीं सुनते। और बीच में सर ने एक कहा कि क्या परिवर्तन आया, तो मेरे पास 26 एम्प्लॉयज़ है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में। अभी तक मेरे पास 26 एम्प्लॉयज़ थे, अब मेरे पास 26 फैमिलीज है। थैंक यू। बढ़िया, खूब शुभकामनाएं। आइए, कल आप नहीं आने वाले हो इसलिए
कुछ पर्सनल कमिटमेंट की वजह से कल नहीं आ पाऊंगा। मिलेंगे। वांट टू थैंक सर फ्रॉम डेप्थ ऑफ माय हार्ट। खिड़कियां खुली, कुछ बाकी जो बच गई वो शायद अगले शिविर में खुल जाएगी। और आप सब लोगों से बस इतना ही बोलूँगा कि एक बार करने के बाद में आपके नियर डियर वंस जो भी हैं उनको एक बार प्रवृत्त कीजिए कि एक बार आएँ, एटलीस्ट एक बार एक शिविर करें, बाकी उनके ऊपर छोड़ दीजिए, बट एटलीस्ट एक बार जो आपके नए नियर डियर वंस हैं उन लोगों को लेके आने का प्रयत्न कीजिए। समथिंग ओपनिंग, एक नया कुछ सीखने को मिला। मोटिवेशनल स्पीकर्स को मैं सुनते रहता हूँ, खुद कुछ लोगों को मोटिवेट करता हूँ। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत सारे प्रोफेशन में प्रॉब्लम्स हैं जो लोगों के सॉल्व करता हूँ, तो पर ये कुछ अलग था, दिस वाज समथिंग वेरी डिफरेंट। तो कोई नई चीज़ आपके लाइफ में अगर कोई चेंज आता है तो उसके लिए आपको कोई अलग तरीके से सोचने की ज़रूरत है, जो सर ने यहाँ पर दिया है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी, तो खूब बढ़िया, बाकी कल मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। हाँ कुछ है, एक मिनट, एक सेकंड।